बात करते हैं। बारिश ने दरअसल सर्दी का मौसम और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है और प्रदेश के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। इसको लेकर प्रदेश भर में बारिश के साथ ही पड़ने लगी है अब और ज्यादा सर्दी। जयपुर में बादल के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है और कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन बादल भी छाए रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है और हल्की बारिश के साथ ही अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ठंड का तापमान और ज्यादा गिर जाए। तापमान गिरेगा और इससे ज्यादा ठंड बढ़ने लगेगी। इसको लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दो तस्वीरें, ये प्रदूषण की धुंध नहीं है बल्कि ये ओस की धुंध है और एक तरफ बारिश की छींटें भी दिखाई पड़ी है तस्वीरें में। राजधानी जयपुर में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है और कई जिलों में संभावना जताई जा रही है कि 3 से 4 दिन तक बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर भी जारी किया गया है और इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। तो प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव जारी है और इस बदलाव के साथ अब ठंड की ठिठुरन भी बढ़ने वाली है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि प्रदेश के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन छाए रहेंगे बादल और इसको लेकर कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही सर्दी और बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जयपुर की बात करें तो बादल के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर देखा गया और यहाँ तक कि अब जब ठंड में ये अनुमान लगाया जाता है कि जब पहली बारिश हो जाती है उसके बाद से ठंड और बढ़ जाती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हल्की बारिश का दौर। जयपुर की ये तस्वीर आपको, वैसे तो प्रदेश में जगह जगह पर रुक रुक के कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन ये आपको स्पेशली जयपुर के बारे में बता रहे हैं जहां जयपुर में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और इसके साथ ही अब ये माना जा रहा है कि ठंड का स्तर और बढ़ जाएगा और इसको लेकर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे की भी अब व्यवस्था कर ली गई है क्योंकि तमाम लोग सड़कों पर सोते रहते हैं और सर्द में क्या होती है कि उनके स्वास्थ्य को खराब होने की ज्यादा संभावना होती है और पहली बारिश जब हो जाती है तो माना जाता है कि तापमान और ज्यादा गिर जाता है और सर्दी बढ़ने लगती है क्योंकि अभी तक तो कोहरा धुंध का छाया हुआ था, यानी कि प्रदूषण का छाया हुआ था। तो हल्की बारिश से वो जो प्रदूषण का स्तर था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब ओस की चादर बरकरार रहने वाली है। हमारे साथ सीकर से संदीप कुमार जुड़े हुए हैं और साथ ही सिरोही से प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ सीकर। प्रतीक के पास हम चलते हैं सिरोही से। प्रतीक, अभी कैसा मौसम है सिरोही का? कितना तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है और व्यवस्थाएं वहां पर कैसी हैं? जी बिल्कुल श्रुति, सिरोही की बात की जाए तो जैसे ही 2 दिन तक लगातार मौसम में बदलाव हुआ, बारिश हुई, इसका असर सिरोही में पड़ता हुआ सीधा नजर आ रहा है। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू भी जो है इसकी गुलाबी सर्दी से जो है जूझ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में जैसे ठिठुरन बढ़ रही है, लेकिन सिरोही और माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर गुजराती सैलानियों के जो है रेलम पेल नजर आ रही है। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि मैदानी इलाकों व पार्किंग इलाकों में गाड़ियों के ऊपर जो है ओस की बूंदे जो है साफ तौर से नजर आ रही है। एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, बता दूंगा यहाँ पर जिस प्रकार जो ओस गिरी है रात को, यानी कि आप साफ तौर से कैमरामैन यानी कि उनको बता रहा है कि जिस प्रकार ओस की बूंदें यहाँ पर गिर रही है और इसका सीधा असर जो है किसानों की खेती पर भी पड़ने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसी सर्दी को एंजॉय करने के लिए गुजराती पर्यटन जो है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 3000 से ज्यादा सैलानी माउंट आबू में आ चुके हैं। वहीं इस गुलाबी सर्दी को लेकर जो है गर्म व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है, चाय की चुस्कियां ली जा रही है
इन सैलानियों को देखकर जो है व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन माउंट आबू के गुरु शिखर, ओरिया, कुमारवाड़ा और सदर बाजार में जो है सैलानियों की भीड़ जो है रिलमपेल देखने को मिल रही है। जो सैलानी एक दिन के लिए आ रहे थे वो अपना स्टे और बढ़ा रहे हैं और लगातार इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए जो हम माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज मैं बताऊंगा, कैप्टन का आप एक बार बताया कि जिस प्रकार ओस जो है, ओस यहाँ पर जो जमा हुआ है और जो धुंध भी जो है, कहीं विजिबिलिटी जो है आज 70 मीटर की जो है धुंध छाई हुई है और जो जिस प्रकार जो बादलों की आवाजाही का जो ये नजारा जो है देखने के लिए पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते हुए गुरु शिखर पर देखे जा सकते हैं। तो इस अनोखे नजारे को देखने के लिए सैलानी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार भीषण सर्दी जो पड़ी है, इसका असर जो है वहां के जो पढ़ने वाले बच्चे जो है उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इस सर्दी में स्कूल जाना भी जो है उनके लिए कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जरूरी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पर्यटन के हिसाब से तो सर्दी का मौसम अच्छा है, लेकिन आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। अशोक के पास रुख करते हुए श्री गंगानगर से बताते चले। अशोक, कैसा मौसम है, कितना सर्द वहां पर पड़ रहा है और किस तरह की तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से की गई हैं, और ये सर्दी का मौसम जो बारिश हो रही है या जो ओस की परतें गिर रही हैं वो किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान है? देखिए श्रुति, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव देखा गया, उसका ही असर रहा कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान ही दिन के तापमान में तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में तकरीबन 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई। एकाएक 72 घंटे के दौरान ही दिन और रात के तापमान में इतनी भारी गिरावट आ जाने के बाद एकाएक मौसम पूरी तरह से बदल गया और ठंड का आगमन हो गया। अधिकांश लोग हैं जो इस समय पूरी तरह से वुलन्स में लिपटे हुए हैं। साथ ही साथ मैं इस समय शहर के रविंद्र पथ पर मौजूद हूं और यहाँ की हम बात करें तो देखिए मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या हुआ करती थी वो लगभग अब ना के बराबर रह गई है। क्योंकि ठंड पड़ने लग गई है तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए हर एक व्यक्ति अपने पूरे इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलता है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना जताई थी कि श्री गंगानगर जिले में घना कोहरा पड़ सकता है, तो वो स्थिति कम से कम जिला मुख्यालय पर तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हल्का कोहरा देखा जा रहा है। कल हमने श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखा कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित हुई और अभी भी चूंकि जिला मुख्यालय पर सिर्फ हल्का कोहरा ही है, शहर से जो बाहर से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको जरूर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, साथ ही साथ जी अशोक, मैं आपके पास आऊंगी। जयपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, ओस की चादर जब छाई रहती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 10-11 बजे तक सूर्य खिल जाएंगे, लेकिन जब बादल छाया रहता है तो पूरे दिन ठंड बनी रहती है। कैसा मौसम है और क्या हल्की हल्की अभी भी बूंदाबांदी जयपुर में हो रही है? देखिए श्रुति, बिल्कुल राजधानी जयपुर का जो मौसम है आज भी सुहाना है। कहा जा सकता है कि अभी कुछ ही देर में जो फॉग है वो फिर बढ़ने लगेगा। अभी देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं। अभी ये कहना बिल्कुल भी नामुमकिन होगा कि जो सूर्यदेव के आज जल्द दर्शन हो जाएंगे। देखिए लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल जब सुबह का तापमान था देर रात्रि का 15 डिग्री था और आज ये जो तापमान है 1 डिग्री और गिरा है, यानी आज का जो तापमान है वो 14 डिग्री दर्ज किया गया है लगातार। देखिए कल जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अंदर मावट देखने को मिली, रिमझिम बारिश कई हिस्सों के अंदर देखने को मिली, उससे स्वाभाविक है कि तापमान के अंदर गिरावट आई है, पॉल्यूशन के स्तर के अंदर गिरावट आई है। किसानों के लिए ये जो रिमझिम जो बारिश है, जो मावट है, कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हो रही है। लेकिन जो गुजरने वाले जो राहगीर है, कई लोगों को ये जो ठिठुरन है वो सता रही है। सुबह के वक्त में अभी हम देख रहे हैं यहाँ के तमाम जो राहगीर हैं वो अपने पूरे तमाम एहतियात यहाँ पर बरतते हुए, यहाँ पर जो मफलर है, टोपा है, ऐसे जो संसाधन है वो लोगों ने निकाल लिए हैं। देखिए गुलाबी सर्दी जो है गुलाबी नगर के अंदर एक अपने आप में कहा जा सकता है कि अनूठापन जो ये लगता है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये सर्दी कब पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, प्रतीक और अशोक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अलग अलग जिलों से अलग अलग मौसम की जानकारी देने के लिए। और अब अगली खबरों में बढ़ते बता दें कि ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी जयपुर में रैन बसेरों की जरूरत जोर पकड़ रही है। यहां दोनों नगर निगम रैन बसेरों की व्यवस्था करते हैं, बावजूद उसके लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताते हुए मजबूर आते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? न्यूज 18 राजस्थान ने इसकी पड़ताल की। इस रिपोर्ट को देखिए। गरीबी लड़ती रही ठंड हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम आया है।
किसी शायर की ये पंक्तियां जयपुर में सर्द रातों को खुले में गुजार रहे इन बेबस मजदूरों पर सटीक बैठती है। इनका अपना आशियाना तो था ही नहीं। उम्मीद थी कि सरकार के बनाए रैन बसेरों में सर्दी की ठिठुरन भरी रातों को सहारा मिलेगा, लेकिन पहचान पत्र के अभाव में रैन बसेरों की चौखट तक जाना भी मयसर नहीं हुआ। ये प्लास्टिक के कट्टे लगा के क्यों सो रहे हो यहाँ पे? रात में बरसात में गिले नहीं हुए। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन क्या रैन बसेरे के अंदर जाने नहीं देते तुमको? उसमें आईडी चाहिए। आईडी कौन बोलता है आईडी के लिए? आईडी अंदर मांग रहे आईडी। आईडी नहीं है तो आपको सोने नहीं देंगे? नहीं। हाँ एक बात बताओ, आप ये बाहर क्यों सो रहे हो? ये अंदर सरकार ने बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपकी। बाबू ये चालू नहीं है। है? चालू नहीं है ये चालू नहीं हुआ अभी? हाँ जी, क्यों, क्या बताया है? ये अभी काम चल रहा है इसका। है? काम चल रहा है इसका। कहीं आधार कार्ड का झमेला है तो कहीं रैन बसेरों का अधूरा निर्माण कार्य इन्हें सड़क पर सोने को मजबूर कर रहा है। सरकार बेघर लोगों को सर्दी से राहत देने और रात में आराम के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में ही राजस्थान सरकार ने रैन बसेरों को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्या सरकार के निर्देश का सही से पालन हो पाया? न्यूज 18 राजस्थान ने जयपुर के निगम ग्रेटर और हेरिटेज इलाके में बने रैन बसेरों का जायजा लिया। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा हेरिटेज नगर निगम के खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर, जहां सड़क पर कुछ लोग सर्द रात गुजार रहे थे। जब रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी जानने की कोशिश है कि रैन बसेरे बनने के बाद भी लोग आखिर सड़कों पर सोने को क्यों मजबूर है। ये नज़ारा खासा कोठी का है, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है। खासा कोठी फ्लाईओवर है जिसके नज़दीक में लोग यहाँ पर सोते हुए ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्म कपड़े जो है जो लोग यहाँ पर दे जाते हैं उनको ओढ़े हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है, आप लोग बाहर क्यों सोते हैं? आधार कार्ड खो गया था हमारा। आधार कार्ड खो गया तो अंदर नहीं जाने देते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं कि नहीं, बिना आधार कार्ड के नहीं सोने देंगे। यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ पर सर्दी में किस कदर रात गुजारने को मजबूर हैं। फटी कंबल वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि रैन बसेरे होने के बाद में भी, सरकार और प्रशासन के बंदोबस्त होने के बाद भी, यहाँ पर जो रैन बसेरों में खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए राहगीरों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि अपना वहन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर किस तरह से रात गुजारनी पड़ रही है। जो आधार कार्ड पैन कार्ड होता है उसको मानते नहीं है, ऐसा क्या? कार्ड नहीं है? पैन कार्ड है, उसके फोटो कॉपी है, बाकी आधार कार्ड पहचान तो उसको मान नहीं रहे? नहीं, उसकी नहीं मान रहे फोटो कॉपी। अच्छा, एक बड़ी वजह जो है वो ये सामने आ रही है यहाँ पर कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसके पास में नहीं है उसको यहाँ पर सर्द रात किस तरह से गुजारनी पड़ रही है, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर लाचारी फटे कंबल में सिर छुपाने को मजबूर थी। वजह जानने के लिए हम रैन बसेरे के अंदर गए, जहां के हालात थोड़े बेहतर थे। न्यूज़ 18 राजस्थान आज रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि शहर में अब सर्दी बढ़ने लगी है और फुटपाथ पर और राहगीरों के लिए जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानने की हमारी कोशिश है। ये खासा कोठी का अस्थायी रैन बसेरा है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एंट्रेंस है इसका और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि गद्दे बिस्तर रखे हुए हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी रखी है, पानी जो है वो भी यहाँ पर नज़र आता है, गद्दे काफ़ी रखे हुए, लोग भी यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था मतलब गद्दा रजाई आपको सही मिल रहा है? हाँ। सर्दी में परेशान तो नहीं होना पड़ रहा? नहीं। क्यों भैया, क्या बोलोगे? व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? अच्छी है व्यवस्था ठीक है। आप खुश हैं यहाँ पर? मतलब दो आराम पाँच से रात गुजर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन से आ रहे हैं। आज को जा रहे हैं आप? आगे कहीं जा रहे हैं और यहाँ? नहीं, मैं कैटरिंग का काम करता हूँ तो 2-4 दिन से यही आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। खाने पीने को भी मिलता है यहाँ? हाँ, खाना मिलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। खाना भी मिल रहा है यहाँ पर। भैया आप बोलोगे सुविधा ठीक है क्या इधर? अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है। हाँ। अच्छा, खाने लेकिन कुछ पीने लोग बाहर बोल रहे थे कि जो है ना अंदर तभी जाने दिया जाता जब आईडी कार्ड हो। हाँ, आईडी होना आवश्यक है, भले कोई भी हो, आईडी तो चाहिए ना। मैं यहाँ जो
सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि बाहर जिस तरह से लोगों ने शिकायत की कि कई लोग जो हैं उनको बिना आईडी के यहाँ पर जो है एंट्रेंस नहीं मिलता, अभी किस तरह के दिशा निर्देश हैं और क्या कुछ बोला गया। उन लोग का ये कहना है कि वो सर्दी में बाहर बहुत छोटे से कंबल में पूरी रात को गुजार रहे हैं, ठिठुरते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर हमें एंट्रेंस नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, क्या है कुछ जैसे जेब कतर है, किसी का मोबाइल रहता है या लगा के रहते हैं, वो रात में उठते भगते रहते हैं, उन व्यक्तियों को हम थोड़ा चेक करके उनकी आईडी पूछ के तो प्रवेश दे देते हैं। वो सही होता है तो उनके लिए हम कोई मन नहीं है, चाहे 50। और इस बीच में राजसमंद से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि तेज रफ्तार बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 15 से ज्यादा लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी को उदयपुर से जोधपुर जा रही थी ये निजी ट्रैवल बस और इन सभी घायलों को भर्ती भी कराया गया है। ट्रैवल बस उदयपुर से जोधपुर जा रही थी, तभी ये बस पलट गई और NH 8 पर धानीन के पास बेकाबू होकर ये बस पलटी है। हम हो गए कामयाब क्योंकि उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडला गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को 17वें दिन रेस्क्यू कर लिया गया। सभी मजदूर स्वस्थ हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात भी की। वहीं टनल से निकाले गए मजदूरों को राहत राशि देने का ऐलान किया गया। सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सरकार अस्पताल का खर्च भी उठाएगी और इलाज के बाद मजदूरों को घर भी पहुंचाएगी। दरअसल जब दिवाली पर पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये सभी मजदूर 4 धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए थे, जिन्हें रेस्क्यू एजेंसियों ने बाहर निकाल लिया। मजदूर खुद ही क्रॉल करके यानी कि घुटनों के बल बाहर आए। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया जहां सभी स्वस्थ हैं। हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और वहीं पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रिय परिवारजनों से ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और जिंदगी आखिरकार जीत ही गई। 17 दिन से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ ही गए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इन मजदूरों का स्वागत किया। रेस्क्यू के सफल होने पर कई जगह जश्न मनाया गया, मिठाइयां खिलाई गई तो पटाखे भी जलाए गए। उत्तराखंड सिलक्यारा बरकोट सुरंग में जियो की टीम भी बचाव कार्यों में दिन रात जुटी रही। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और इस चुनौतीपूर्ण वर्टिकल जगह पर 12 घंटे के भीतर जियो की डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान की। यह एक पहाड़ी स्थान है जहां वाहन नहीं जा सकते, यहां ना तो खंबे हैं और ना ही बिजली। इन सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया गया और आवश्यक कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई थी। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ।